नाजरीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स के दूसरे सीरीज में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी, जो आजकल की जिंदगी है, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन साइंस है। साइंस ही हमारी जिंदगी संवारता है। इसमें जो काफी पिछले कई बरस से जो तब्दीलियां आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, मशीन लर्निंग की वजह से, डीप लर्निंग की वजह से, उसमें टेक्नोलॉजी रोज बरोज चेंज होती है। लेकिन साइंस को अभी वो चैलेंजेस अभी इसके पास हैं जो आज से 20 साल थे, खुसूसन कायनात की वुसअतों को ढूंढने में, या इंसान की मजबूरियों, इंसान की साख्त और इंसान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से अभी साइंस एक कश्मकश में है। तो आज दूसरे सीजन के शुरुआत में आज हमने दावत दी है डॉक्टर अर्जमंद फारूक साहिबा को। ये एएमयू में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपने रिसर्च कैरियर में काफ़ी काम किया है केमिस्ट्री के हवाले से, केमिस्ट्री के उस हिस्से के हवाले से जो इंसान के लिए ड्रग डेवलपमेंट उसमें ज़रूरत होती है। ये बेसिकली मेडिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर अर्जुमंद साहिबा, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ ज्वाइन करने की। तो बेसिकली मैं शुरुआत इस कन्वर्सेशन की इस बात से करूंगा। बेसिकली जब हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई केमिस्ट्री में जाता है, कोई फिजिक्स में जाता है, कोई बॉटनी में जाता है, कोई ज़ूलॉजी में जाता है। लेकिन जब हम इन मरहलों से आगे आते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहां इन सारे साइंसेस का महवर एक ही चीज बन जाती है। जो मतलब बहुत सारे साइंसेस इकट्ठे काम करते हैं, उसका रुझान जो बढ़ गया है काफी लैब्स में। अब आजकल सिर्फ फिजिक्स की लैब ही नहीं होती है, या जोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी की नहीं होती है, वहाँ जेनेटिक्स, जो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वो सब एक ही जगह काम करते हैं। तो मैडम, ये बता दें शुरुआत में कि ये जो नया साइंस रिसर्च का नया कंसेप्ट आया है और दूसरी तरफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला भी है, हाउ हैज इट चेंज्ड साइंस? जी, मुझे बहुत खुशी है इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक मतलब साइंस की उस ब्रांच में हूँ जिसका कनेक्शन हर दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, साइंस के सब्जेक्ट के साथ है। और ख़ास तौर पे इसको हम आजकल बहुत ज़्यादा इसका रुझान है जिसको हम स्टेम कहते हैं, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एक साइंस कंबाइंड साइंस आजकल कहते हैं जिसको हम। और ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट्स है। अब वो जैसे एक साइंस को एक अलग मज़मून की तरह नहीं, केमिस्ट्री को अलग मज़मून, फिज़िक्स को अलग मज़मून, या फॉर दैट मैटर जो बायोलॉजी है, मतलब ये अलग-अलग मज़मून लोग एक डिमार्केशन करते थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंटरडिसिप्लिनरी दौर है, जिसमें एक्चुअली बायोलॉजी का केमिस्ट्री से कनेक्शन है, फिज़िक्स से कनेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी से, जेनेटिक्स से। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो दूसरा एस्पेक्ट उसका रह जाएगा, तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बात को समझने के लिए मतलब साइंस को एक एक इन टोटलिटी लिया जाता है। और इस वजह से कोलैबोरेशन बढ़ गए हैं टीम्स में। जैसे मैं केमिस्ट्री में हूँ, कोई जेनेटिक्स में, कोई फिजिक्स में है, तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी के साथ कनेक्ट कर लिया, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर बताते हैं। क्योंकि लाइफ जो केमिस्ट्री है, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है, या फॉर दैट मैटर कोई भी छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जो एमीबा वगैरह छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सेल में हो रहा है वो सारी केमिस्ट्री है। तो है तो बायोलॉजी वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारी। और दूसरी बात यस। उसमें, जी, उसमें इंटरेक्शंस होते हैं अंदर बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, जैसे डीएनए है, आरएनए, तो इन दोनों ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसको इंटैक्ट रखने के लिए मतलब टोटलिटी में इंटरेक्शंस होते हैं। वो इंटरेक्शंस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहलाते हैं, जो केमिस्ट्री की ज़बान में हम समझाते हैं। और उसमें खास तौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो वो ऐसे तो लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं है, हाइड्रोजन और OH या नेगेटिवली चार्ज्ड कोई स्पीशीज एटम है के बीच में इंटरेक्शन। लेकिन यही वो
ये इंटरेक्शन है या यही वो मजबूती है जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल इंटैक्ट है और लाइफ की एग्जैक्टली। कोडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का कितना ज्यादा अहम रोल है बायोलॉजी में। और यही इंटरेक्शन नहीं, ये तो मैंने एक मिसाल दी आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसके अलावा बहुत सारी ये इंटरेक्शन होती हैं, जैसे हम उनको पाई पाई इंटरेक्शन कहते हैं, वो इंटरकेलेट करते हैं बीच में। तो मतलब बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में या आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन्स का इंटरेक्शन है, आपस में जंक्शन सेल्स हैं उनके इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन हैं। तो ये किसी भी चीज को समझने के लिए हमें बिल्कुल बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, एक फील्ड व्यू चाहिए, बिल्कुल हमें उसी तरीके से सब चीज को अच्छी तरह से सब, खास तौर पे बीमारियों की जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनका इंटरप्रिटेशन देने के लिए हमें बिल्कुल गहराई में उनको बहुत मतलब हमें बहुत पूरा व्यू चाहिए उसका। तो कि उसकी बायोलॉजी क्या है, आखिर क्या हो रहा है अंदर, मैकेनिज्म क्या है, सेल डेथ हो रही है तो कैसे हो रही है, तो कौन से जरिए है। और मैं पर्सनली इस बात का इतना मुख्तसर सा जवाब ये दूंगी कि मैं खुद कैंसर के फील्ड में काम कर रही हूँ। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अर्जुमंद साहिबा जो हैं, इनके रिसर्च के हवाले से काफ़ी इनके काम को सराहा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पढ़ाती हैं। लेकिन इनके जो साइंटिफिक परस्यूट्स रहे हैं, इनका जो काम रहा है, उस पर बात करने से पहले डॉक्टर साहब से पहले ये पूछेंगे कि इनका अपना सफ़र, जो लर्निंग कर्व इनकी रही स्कूल से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, वो कैसे शुरू, इसमें कौन से तजुर्बात रहे। तो मुख्तसरन डॉक्टर साहब हमको बता दें कि अपनी अपने सफ़र के, एकेडमिक सफ़र के बारे में, एएमयू तक पहुंचने के लिए। एएमयू हमारे लिए एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोहतरम इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि कश्मीर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना सेकंड होम समझते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ये हमारे लिए सर का ताज है और बहुत बहुत इज्जत का मुकाम महसूस होता है जब हम एएमयू में वाकई तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ तालीम ही नहीं, तालीम के साथ तरबियत भी होती है। तो वो ज़हनी तरबियत और एक कौम बन जाती है जिसको हम अली कौम कहते हैं, और वी सेलिब्रेटेड ना, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ एएमयू फ्रेटर्निटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आपका सवाल ये है कि मैं तो एक स्टूडेंट थी, बिल्कुल मतलब बहुत जैसे कहेंगे रिलीजियसली बिल्कुल स्टूडियस सी बच्ची। और मैं मेलिंसन स्कूल में श्रीनगर में पढ़ती थी। और मेरे वालिदैन, मेरे फादर एक इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सिविल इसमें पीडब्ल्यूडी में। तो लेकिन उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन मेरी मदर कायम रही एक ही जगह, तो वो उन्होंने हमारी स्कूलिंग को डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो हमारे लिए बिल्कुल घर पर ही रहीं और हमने नर्सरी से 10th तक वहीं तालीम हासिल की। उसके बाद हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, कोठी बाग वगैरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हुआ। हम डायरेक्ट एमए रोड में चले गए। जो मतलब एडमिशन हुआ, मतलब साइंस स्ट्रीम में मैं थी, तो मेरा यही था, पीसीबी भी था मेरा, मतलब बायोलॉजी के साथ। और मैंने 11th-12 इंटरमीडिएट वहीं से किया, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फॉर मौलाना आजाद कॉलेज से। तो वो बहुत अच्छा टाइम था। और उतने सीरियस नहीं थे हम पढ़ाई में, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे टाइम कोचिंग का ज्यादा ये नहीं था रिवाज। और मतलब यूजुअली बहुत मतलब मुझे मेरे सर्कल में तो ज्यादा कोचिंग नहीं बच्चे करते थे। मतलब उस जमाने में 11th-12th के लिए भी मतलब ऐसे नहीं था जैसे बिल्कुल बिगिनिंग से, कहीं मतलब 10th तक मैंने कोई टीचर नहीं रखा। और 11th-12th में भी कोई खास। इस वजह से वो एमबीबीएस का ही ड्रीम होता है हर एक का, तो वो क्रैक नहीं हो पाया। मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया एमबीबीएस का। और ना मेरी फैमिली भी इतनी ज्यादा मतलब सीरियस थी कि नहीं एमबीबीएस ही करना है। उसके बाद एज यूजुअल हम ग्रेजुएशन में चले गए, बीएससी। तो उस जमाने में ऑनर्स नहीं था, अभी भी शायद बहुत कम कॉलेज में हमारे यहाँ स्टेट में ऑनर्स है। लेकिन मेरा पास कोर्स था बीएससी का, जिसका मतलब है मेरा केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट था, बायोलॉजी, बॉटनी भी और जोलॉजी भी। तो आई एंजॉयड कश्मीर की लाइफ, वो माशाल्लाह जो मैंने कॉलेज का दौर ये किया। बट हाँ, उसी पीरियड में मैं सीरियस भी हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे आगे मजीद पढ़ाई करनी है। और उसकी और मतलब जैसे बीएससी फाइनल ईयर में मैं पहुंची, तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी पढ़ाई के, क्योंकि अब करियर के बारे में सोचना पड़ रहा था कि आखिर आगे क्या करना है। और ये
एक किसी तरीके से दिमाग में ये मुस्तकिल बैठी हुई थी बात कि मैंने करना है, आगे पढ़ाई करनी है, मतलब ये नहीं है कि एंड करना है प्रोफेशन का। इसी दौर में हमारा एक कश्मीर में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, 0 ईयर हो गया था उस साल। तो ये 86 की 5 हमारा एक साल एग्जाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चले, वो एक टेस्ट होता था एक, उसके बाद वो ओरल एग्जाम जैसा होता था, तो उसका रिजल्ट आता था हमारा। तो उसमें मेरिट पर आता था जी, मतलब मेरिट मेनली कंसिडर की जाती थी। तो हम एमए रोड गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और बाकी और कॉलेज प्राइवेट भी थे। तो हमारा जो प्रेफरेंस होती थी मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। तो हमें बायोकेमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री मिला। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी मेरा मास्टर्स कोर्स में एमएससी में हुआ था दाखिला। तो इसी बीच में कि मेरे ब्रदर की एक कुछ ताल्लुकात थे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात मेरे घर की लीगेसी ये थी कि मेरी खाला साहिबा ने यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। वो पर्शियन की प्रोफेसर थी नवाकदल कॉलेज में। और मेरे मामू ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, बट मेरे फादर ने नहीं की थी। मेरे फादर आईआईटी गिंडी के प्रोडक्ट, वो मद्रास के, उन्होंने वहाँ उसमें वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो लेकिन उन्होंने अलीगढ़ से पढ़ाई नहीं, जिसका बड़ा उनको अफसोस था अपनी लाइफ में। वो कहते थे मैंने अलीगढ़ से पढ़ाई नहीं की थी। तो बट उस बात को वो मेरे साथ चेरिश करते थे जब मैं यहाँ तालिब इल्म हुई। फिर इसी बीच में ये हुआ कि कश्मीर से छोड़ के वो कहने लगे अगर आपको प्रोफेशनल करियर बनाना है आगे तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाए। तो मैंने यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, तो मेरा एडमिशन केमिस्ट्री में हो गया और ये 1987 की बात है। तो बस फिर गाड़ी चल पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब मैं उस वारे स्मूथ करियर मतलब एमएससी कोर में तथ वरियस मस्कोर में मैं 89 मस्कोर में एमएससी 90 मस्कोर में 91 मस्कोर में एमफिल कोर 93 में 4 ही साल में मेरी पीएचडी हो गई और 94 में ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ अलीगढ़। और वो भी पहली सिलेक्शन कमेटी में, उसी में मैं सिलेक्ट हुई। उसके बाद मेरे जो प्रमोशंस हुए वो भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर हुए। कहीं पर ये नहीं हुआ 5 साल डिले हुआ, 4 साल, बिल्कुल। बल्कि मैं सबसे छोटी प्रोफेसर थी जब मैं प्रोफेसर भी हुई, तो ऐसा कुछ नहीं था कहीं पर। ये मतलब ये हो सकता है कि मेरी मेहनत भी थी और मेरी दुआएं भी थी मेरे वालिदैन की। जब आपने पीएचडी किया तो पीएचडी में आप किस खोज में थे और व्हाट वर द टेक अवेज फ्रॉम योर पीएचडी? जी, मेरा पीएचडी का भी यही सब्जेक्ट था जो मैं कैंसर की हम लोग दवाइयाँ उस पर भी मतलब कैंडिडेट्स। एक्चुअली केमिस्ट्री में ये नहीं होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, हमारा मेटल बेस्ड था, मतलब उसके अंदर मेटल था। एक्चुअली ये इंटरेस्ट इससे स्टार्ट हो गया था, एक सिस्प्लाटिन करके ड्रग है जो कैंसर की कीमोथेरेपी में दिया जाता है। वो प्लैटिनम का ड्रग है। तो उसी के बेस उसकी मतलब अभी तक वो ब्लॉकबस्टर ड्रग है, अभी भी वो बहुत सारी और दवाइयों के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है कैंसर के पेशेंट्स को जो सॉलिड मैलिग्नेंसीज होती हैं उनके लिए। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है वो टॉक्सिसिटी बहुत देता है जिसको हम सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। और साथ में रेजिस्टेंस का भी इशू आ गया है जो मतलब ऑफ टारगेट चला जाता है दवाई और उसकी वजह। अच्छा, ये जो टॉक्सिसिटी है आपने ये देखा होगा, अक्सर लोग कीमोथेरेपी की घबराते हैं और कीमोथेरेपी वाकई एक दर्द वाली चीज है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसमें बाल गिरते हैं, वॉमिटिंग होता है, नौशिया होता है। ये तो बाहर से जो चीजें इफेक्ट्स दिखते हैं, ये अंदर से बहुत सारी खराबियां होती है, जैसे किडनी खराब हो जाती है, ब्रेन पे असर, कानों की हेयरिंग, मतलब बहुत तेज आवाज आती है। बच्चों में भी कैंसर होता है। तो ये बहुत मतलब बहुत ही, एक तो आपको पता है मोर्टेलिटी भी होती है इसमें, डेथ भी होती है और साथ में खर्चा भी बहुत आता है और सेफ भी नहीं है एडमिनिस्टर करना। तो इसलिए जो लोग रिसर्च कर रहे थे उस जमाने में, वो उनका यही पर्पज होता था कि हम दूसरी दवाइयाँ, और ये सोचा जाता था ये हैवी मेटल है प्लेटिनम, क्योंकि जो मैंने सिस्प्लेटिन नाम लिया उसके अंदर प्लेटिनम ड्रग है, तो प्लेटिनम बेस्ड है वो। तो ये हुआ कि कुछ नई दवाइयाँ ढूंढी जाए जो प्लेटिनम के बगैर हो, और दूसरी बात उनकी ये टॉक्सिसिटी को किसी तरीके से कम किया जाए।
तो उस जमाने में ये 69 की बात है, 74 में अप्रूव हुआ था एफडीए ने। तो उसके बाद ही लोग बहुत सारे काम करते रहे इसी, मतलब वो पहले प्लेटिनम पर ही जोर था। इनफैक्ट पहले, इससे पहले ऑर्गेनिक के ड्रग होते थे, जैसे सिंथेटिक प्लांट से मिलते थे, या वैसे भी मतलब अलग अलग जगह से सोर्सेज से, जैसे फंगाई वगैरह, माइक्रोबियल अल्कलॉइड्स, तो उनसे हासिल किए जाते थे। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव और टाइडियस प्रोसेस है। जैसे आप कहें कि मतलब आप एक पेशेंट को क्योर करने के लिए आपको 10,000 पेड़ काटने पड़ेंगे, उसमें से टैक्सोल निकालनी पड़ेगी, बहुत एक्सपेंसिव। अगर हम पेड़ प्लांट के, अगर हम सिंथेटिक बनाए तो उसकी यील्ड, जैसे मतलब कितना प्रोडक्ट बन गया, वो बहुत कम होता है। तो जब वो कम बनता है तो उसके बाद वो एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है। तो इसी वजह से आपको पता है अभी भी जो, अगर बेल्जियम वगैरह की सिस्प्लाटिन की ड्रग लेंगे, एक डोज में जो कीमोथेरेपी लगती है वो 1.5 लाख रुपए लगती है। तो 3 साइकिल लगेगी तो वो 3.5 लाख 4 लाख तक पर, क्योंकि इसके साथ मजीद और दवाइयां भी एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जो मतलब एंटी डिहाइड्रेशन वगैरह होती है। इसमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो अब बॉडी हाइड्रेट करने के लिए और दवाइयां, और बाकी एंटी एमेटिक मजीद दवाइयां भी साथ साथ दी जाती है। तो काफी ज्यादा खर्चा और बर्डन होता है फैमिली। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कैंसर के लिए जो खास चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए अभी ड्रग रिसर्च में है कैंसर की, तो वो ये है कि कैंसर की बहुत फिनोटाइप्स हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के कैंसर है। जो एक टिश्यू, अब बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, बोन है, ब्लड कैंसर्स हैं, अलग तरह तरह के, वो तो अलग मुख्तलिफ तरह के कैंसर, उन मुख्तलिफ तरीकों में भी टिश्यू अलग अलग है, तो अलग अलग तरह के कैंसर। और पहले एक कैंसर था तो अब नया कैंसर, कोई मतलब टाइम के साथ इसमें इटोलॉजिकल चेंजेस, एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं हम अंग्रेजी में, तो ऐसे चेंजेस होते जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि एक दवाई पर आप सेटिस्फाई हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली दवाइयां भी बहुत कम बनी, चाहे वो हम ऑर्गेनिक दवाइयों की बात करें जिसमें मेटल नहीं है, या मेटल के साथ। तो अभी चंद ही दवाइयां, 5-6 प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स में चली गई, और फिर वो R&D लेवल पर फेल होती हैं किसी न किसी वजह। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पर फेल हो जाती हैं। तो अब जब वो फेल हो जाती हैं तो बहुत बड़ा बर्डन, मतलब आप 13 साल 14 साल आपने रिसर्च की, और बहुत मेहनत से मतलब साइंटिस्ट ने कोई चीज बनाई, आगे पहुंचाई, तो लेकिन जब उसके ट्रायल्स हो गए ह्यूमन पर, तो पता चला वो टॉक्सिसिटी की वजह से या किसी और वजह से, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का इशू भी है आजकल। तो इनकी वजह से क्या होता है कि मतलब वो ड्रग डिसेप्रूव हो जाती है और डिस्कार्ड हो जाती है, तो वो तब ड्रग के तरीके से बाहर नहीं आती है, जो मतलब इंसान पर हम जिसे पेशेंट पर हम इस्तेमाल कर पाए, ये चक्कर। तो इसकी वजह से रिसर्चेज होती हैं, नए नए इनोवेटिव तरीके जाने जा रहे हैं, और मतलब ढूंढे जा रहे हैं, और नए मॉलिक्यूल्स ढूंढे जाते हैं जो खास तौर पे बायोकम्पेटेबल हो, मतलब जो बॉडी एक्सेप्ट करे और उनसे नुकसान ना हो। ये शुरू किया था 1994 में, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले धीरे धीरे चला, तो लेकिन 2002 से मैंने इंडिपेंडेंट अपनी स्टूडेंट ली थी, जो जिसका नाम डॉक्टर फरीदा अख्तर है। वो जामिया मिलिया इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर। मेरी पहली स्टूडेंट PhD की। तो लेकिन उस वक्त हमने काम किया, तो बट चलते चलते ये काम बढ़ गया, और मैं सेम फील्ड पे तब से काम कर। तो अभी तक जो कितने मॉलिक्यूल्स पे आपने काम किया और उसमें से कितनों का पेटेंट हो गया है? पेटेंट तो 2 कंपाउंड्स का मेरा हुआ है, और तीसरा चल रहा है। जी हाँ। तो तो ये जो दो पेटेंट्स हैं वो किस बारे में हैं, उनके बारे में कुछ बता जी पाएंगे वो आप? जी वो यही है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग है कैंसर के लिए, और उसकी हमने वही जांच की है सारी, वो सॉलिड मैलिग्नेंसीज के अच्छे हैं। और दूसरी बात टॉक्सिटी का हमने इशू लिया है, उसे उनको बोलते हैं हम इन विवो, हमने रैट में सिस्टम में टॉक्सिटी देखी है। तो टॉक्सिटी भी उनकी कम आ रही है, जिसे जीनोटॉक्सिटी एसेज कहते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑपरेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। इंटरनेशनल में हमारा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी USA के साथ है, स्पेन के साथ है। और क्रिस्टल हमारा, जैसे पहले यहाँ स्ट्रक्चर की डिफिकल्टी होती थी, मतलब स्ट्रक्चर हम जैसे प्रिसाइसली मॉलिक्यूल नया बनाया है, तो ये एक नई एंटिटी है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो वो स्ट्रक्चर जब तक आप पहले, और भी तरीके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और मतलब जिसपे यकीन कर सकते हैं वो एक्सरे है आज के दौर पे। उसमें पता चलता है कहाँ क्या एटम है और हम लेबल करके बता सकते हैं ये मॉलिक्यूल का यही स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको अगर बायोलॉजी के जिम्मे में काम करना है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसमें कोई और जहरीला चीज भी हो सकता है जो नुकसानदेह हो, वो फिर मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल नुकसान के असरात दिखाएगा, मतलब दैट विल हैव सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये दोनों प्लेटिनम बेस्ड हैं या कोई और नहीं मेटल नहीं बेस्ड है? नहीं, पर टिन बेस्ड है, और दूसरा मेटल भी है जो हमारे पाइपलाइन में जो स्पेशली हमने कॉपर पर किया है। एक कॉपर हेटेरो बायोमेटेलिक, उसमें कॉपर और टिन है, और एक और जो है वो कॉपर बेस्ड। कब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि R&D से लेके अब जाएगा इंडस्ट्री की तरफ? इट हैज इट्स ओन गेस्टेशन पीरियड, तो इसमें इसका अपना वो वाइब होता है, तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ ये काम चला जाएगा। एक्चुअली हमारा काम यहाँ तक होता है, यूजुअली हम एकेडमिक यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, तो हमें इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी इंडस्ट्री और एकेडमिशिया का उतना कनेक्शन नहीं, स्पेशली इंस्टीट्यूट्स वगैरह में तो है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में कम है इसका रुझान। लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जब आप कोई रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं, वो उसकी काफी मतलब जो मीडिया में आ जाता है वो पब्लिकेशन, वो काफी हाईलाइट होता है। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो सब लोग देख सकते हैं एक दूसरे का काम, तो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे का हम काम देख सकते हैं। तो इस वजह से लोग दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो लेकिन हम समझते हैं हमारा काम इतना है कि हम एक मॉलिक्यूल बना रहे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हमारा इंडस्ट्री से भी लिंक हो गया। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अगर इतने वसीले और इतनी सलाहियत दी, इंशाल्लाह वो वैसे वसीले भी बनाएगा जिसमें हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें और हमारा ही ड्रग अप्रूव हो के कैंसर के लिए। लेकिन ये कोशिशें होती है, जैसे कतरा कतरा समंदर बनाता है, उसी तरीके से हमें भी नॉलेज को डिसमिनेट करना होता है, मतलब एक जगह जमा करना होता है। फिर कहीं ना कहीं जरूरी नहीं मुझे ही मिले, ये मैं ही इसमें लीड हूँ, हो सकता है मेरी वजह से दूसरा कोई बंदा जो फर्दर आगे रिसर्च करे। क्योंकि आप जब छोड़ते हैं ना, आप एक लीग छोड़ते हैं, पीछे आप छोड़ते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये इस तरीके से काम करना है, मैंने एक रास्ता बनाया, रोड मैप बनाया या गाइड बनाया है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा इफेक्टिव है, ये फंक्शनलिटी ज्यादा अच्छी है, या ये मॉलिक्यूल ज्यादा काम कर रहा है, तो हम काम को एडवांस करते हैं। हमारा काम यही, तो हम सेटिस्फाइड है अपने तरीके से, क्योंकि केमिस्ट्री के हम बायोलॉजी और उसकी तो है मैं नहीं, इंडस्ट्री में तो है ना मैं नहीं। तो जिस तरीके से हमारा काम है बेसिकली, तो हम ये कोशिश करें नए से नए मॉलिक्यूल अच्छे, खास तौर पे जो नुकसान के बगैर हो वो मॉलिक्यूल। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा एमयू में ही हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे मेरे कोलीग्स हैं। तो वो कोलीग्स मेरे एक स्टूडेंट की तो पूरी पीएचडी हमारे मेरे कंपाउंड पे। तो और वो लड़की अब यूएस में है, वो भी अच्छा काम कर रही है, उसका नाम युसरा जैदी। तो इसके अलावा भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ है। और हमने अभी कैंसर स्टेम सेल्स होते हैं, तो मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं कैंसर में जो बच जाती हैं। जैसे आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं, उसके बाद आपने सुना होगा रिकरेंस ऑफ कैंसर, जिसको हम मेटास्टैटिक कैंसर्स कहते हैं। तो क्या होता है, मेटास्टैटिक कैंसर जो होते हैं ना, मतलब आप ठीक हो गए, बंदा ठीक हो गया, उसका जैसे ब्रेस्ट कैंसर था सारा हो गया, कीमो हो गई, इनसे इन्वेसिव सर्जरी वगैरह भी हो गई, उसके बाद की रेडियो जो भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती प्लान करके डॉक्टर्स करते हैं, क्लिनिकल मतलब लेवल पर होती है, वो सब हो गई। लेकिन उसके बाद क्या पता चलता है, बंदा बहुत बीमार है, 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद रिलैप्स हो जाता है। उसकी रीजन क्या होता है? एक तो ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं मेटास्टेटिस, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि एक सेल निकल के वो खून के जरिए या लिम्फ के जरिए वो माइग्रेट करके दूसरे टिश्यू में चली जाती है। जैसे था ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन लिवर, तो लेकिन चला गया वो कहीं और, बोन में, ब्रेन में चला गया, तो वो डिफरेंट कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। और वो ट्रीट करने बहुत मुश्किल है, इनको हम एग्रेसिव कैंसर्स कहते हैं। तो अब चैलेंज यहाँ पर यही है कि ये जो एग्रेसिव कैंसर्स है,
ये कहाँ से, तो पता ये चला कि रिसर्च से, नई रिसर्च आजकल इसमें कम काम हुआ है, इनको बोलते हैं कैंसर स्टेम सेल्स। ये एक छोटा सा ग्रुप है सेल्स का, सब सेल पॉपुलेशन बोलते हैं, जो बच जाती है कीमो के बगैर बाद भी, तो ये रह जाती है और यही बहुत डेवलप होके बहुत बड़ा कैंसर बनाती है, बहुत एग्रेसिव मेटास्टैटिक कैंसर। तो अब हमारा जो हम मतलब एक्चुअली इसीलिए टारगेट बायोलॉजिकल टारगेट होता है, जैसे हम कैंसर की ड्रग है वो जाती है न्यूक्लिक एसिड के पास, और न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है या आरएनए मॉलिक्यूल या प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो देखते हैं वहां बिल्कुल स्पेसिफिकली जेनेटिक मैपिंग करके कि किस चीज के साथ ये इफेक्ट कर रही है, मतलब ये किसको कहाँ टारगेट करे, ये कहाँ पहुंच रही है, और जहां इसको पहुंचना चाहिए जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगा और ये खत्म करेगा इस पॉपुलेशन को भी, जैसे सीएससी हम कहते हैं कैंसर स्टेम सेल पॉपुलेशन को भी ये मतलब इसको भी टारगेट बनाएगा इस ग्रुप को। तो हमने ऐसा काम किया है और हमने खास तौर पे दो मतलब पहले हम सारे कैंसर्स पर मतलब इन जनरल करते थे काम, लेकिन आजकल हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं, जैसे पेनक्रेटिक कैंसर्स पर कर रहे हैं और लिवर कैंसर्स पे। ये बहुत इसका ये है, ये वाले कैंसर जो आपने आज सुनेंगे आप, थोड़ी सी बदहजमी होती है इंसान को और उसको थोड़ी सी तबीयत खराब, मतलब वो इतना सीरियसली नहीं लेगा, बोलेगा शायद गैस्ट्रिक इफेक्ट्स है या कोई ऐसे ट्रबल हो रहा है, गैस्ट्राइट्स वगैरह हो रहा है, तो लेकिन होते होते वो ठीक नहीं होगा तो 1-2 महीने में ही बहुत क्रोनिक कैंसर डेवलप हो जाता है। छोटा सा कैंसर होता है पैनक्रियाज में या लिवर में, जो कि मतलब बिल्कुल फेटल है, मतलब बहुत जल्दी मौत होती है, उससे डेथ हो जाती है। तो ऐसे कैंसर्स को उनके लिए दवाइयाँ ढूंढना मतलब कीमोथेरेपेटिक स्पेशली, क्योंकि ये जैसे पैनक्रियाज आप जानते हैं इसको ऑपरेशन वगैरह तो किया ही जाता है, ये ऐसे इसेंशियल ऑर्गन्स है, इनको रिमूव करना या लिवर को रिप्लेस करना, आजकल भी हो रही है लिवर की मतलब जो लिवर रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेकिन उतनी ज्यादा बहुत एक्सपेंसिव है और उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए दवाइयों से ही ट्रीट किया जाता है। कोशिश है आप जब कभी किसी की फैमिली में बदकिस्मती से कैंसर होता है तो वो हर एक की कोशिश ये होती है कि वो मतलब उसको ठीक करे ना, वो बीमार को ऐसे ही न छोड़े। तो कुछ ना कुछ मतलब आप जानते हैं लोग अलग-अलग तरीके की होम्योपैथिक या एलोपैथिक और अलग-अलग तरीके के आयुर्वेदिक क्या-क्या नहीं करते हैं कि मतलब जान बचाने के लिए। तो ऐसे में ये एक मतलब ये अलग-अलग लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें कीमोथेरेपी थेरेपी सबसे पॉपुलर जिसको कहते हैं मेनस्टे, क्योंकि अगर ऑपरेशन भी हुआ उसके बाद पहले उसको रिड्यूस करते हैं साइज को, ट्यूमर वगैरह का, फिर उसके बाद उसपे वो इफेक्ट करने लगती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खोज ज़रूरत है और ये नहीं है कि मतलब जैसे एक दिन का काम है, आज ही हमने किया और वैसे भी कहते हैं वो सरसों हाथ पे नहीं मतलब एकदम नहीं उगती है, तो उसमें टाइम लगता है। ये काफ़ी कहते हैं 14-15 साल लगते हैं ड्रग डिज़ाइन को और पता नहीं कितने डॉलर का खर्चा आता है बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो लेकिन हाँ, ये है हम मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए वगैरह, वो भी हमारे हमसे ऊपर नहीं है उनका काम और ना हमारी केमिस्ट्री में कोई कमी है, ना लैप्सेस हैं अलहम्दुलिल्लाह। जो अभी तक मॉलिक्यूल्स जिसके पेटेंट्स हुए हैं, तो आइडियली एक जो नेचुरल ट्रेजेक्टरी होती है उसमें थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसपे कुछ कोई काम हुआ है अभी कि नहीं हुआ? जी अगर आप मतलब हम मेटल बेस के करें तो बहुत सारे 5 या 6 इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल, वही मैं आपको कह रही थी, जैसे 2-3 है, कॉपर बेस्ड है, वो एक सीरीज है कैस्पिनॉल्स, तो वो मतलब वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही है। उससे पहले रुट्यूनियम का ड्रग था नैमी करके और केपी वो नंबर था एक, वो अभी वो, वो भी ड्रग चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं की स्ट्रेटजीज पर मतलब उन्होंने जो फंक्शनलिटी यूज की है वो फंक्शन, एक तो कंप्यूटेशनल स्टडीज होती है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का देखते हैं, फिर उसकी देखते हैं उसकी ये कैसा रहेगा, टारगेट को करेगा, अगर ये मॉलिक्यूलर टारगेट उनकी आजकल बैंक से मिलता है, सारा स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है टारगेट का भी, तो उस टारगेट के साथ मॉडलिंग की जाती है, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होती है। इसमें थोड़ी सी आपको मतलब पता चलता है, लिंक मिलता है कि आगे ये बिहेव कैसे करेगा ये मॉलिक्यूल। तो ये सब काफी सारे साइंस इकट्ठे हैं, मतलब तो मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ इंशाल्लाह मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमारे भी हैं ये काफी रोबस्ट मॉलिक्यूल्स हैं,
और दूसरी बात, इनके साथ खास तौर पे कॉपर जो है वो खुद में मतलब हमारे हमारे लिए फायदेमंद ही है, नुकसानदेह नहीं है। और इसकी टॉक्स थी क्योंकि ये एंडोजेनसली बायोकम्पेटिबल मतलब अंदर, और जो हम मॉलिक्यूल के साथ फ्रेमवर्क लेते हैं उसको हम लिगेंड स्कैफोल्ड कहते हैं। तो मतलब यथ मज ये मेटल अंदर फंसे, यथ मज एटम्स आसन यथ एंकर करो यतन ये अंदर मतलब फिक्स गए सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट गए, तथ वनान लिगेंड स्कैफोल्ड। तथ मज आसन एटम यम मेटलस बाइंड करन। तो युस ये नेबरिम स्ट्रक्चर यह मोस्टली मे रिसर्च कर अमीनो एसिड्स पे तो या पेप्टाइड पे, मतलब पेप्टाइड पान बॉडी मज हर जाए, सन बॉडी पूरे पेप्टाइड बन। ब्याक स्कैफोल्ड यूज कर्मुत तथ नाव क्रोमोन, यह फेल्विनाइड इथ आजकल एंटीऑक्सीडेंट बात कत कर इथे कन यह फेल्विनाइड ग्रुप। अत मज अमुक बेसिक स्ट्रक्चर सुई फेल्विनाइड। तो फेल्विनाइड क्या कर बॉडी सम्पेटिबल, नुकसान वाल चीज दिवान कह पता कम टॉक्सिक ग्रुप या फंक्शनलिटी एलिमिनेट कर, मतलब यम हटावन क्या वन रिसर्च तजुर्बे यूता यन वरियन हुंद 18 वरी गई मैं काम मज करान, मे पता कि कुस ग्रुप करे असल काम। अमे अलावा यह कोशिश रोजान कि मतलब तिथ मॉलिक्यूल बनन यम सॉल्युबल आसन आबस मज, तथ वनान वाटर सॉल्युबिलिटी। क्या मोस्टली दवा ये मॉलिक्यूल इवन क्लिनिकल ट्रायल्स मज DMSO सॉल्युबल, मतलब सह सॉल्वेंट ये वन DMSO या DMF। इस सॉल्वेंट मतलब अत मज सॉल्युबिलिटी वारिया कम आसान। तो ये ड्रग अत मज पार्शली सॉल्युबल, मतलब अत मज मिलान क्या असल पे, ये मिलान ये पन्ने जाए यथ काम यथ जाए वातुन तथ मज कॉन्सेंट्रेशन कम गसान। ये कॉन्सेंट्रेशन कम गसान सह इफेक्टिव एफिकेसी दिवान तीसा यथ वनान थेरेपेटिक एफिकेसी। यम सारी मसल वचन यथ पे गौर कर अत पे रिसर्च कर। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करने अलावा मतलब PhD करना बच्चन, तो मे पे अलावा 17 स्टूडेंटन PhD करना यथ बाकियन स्टेटन हिंद बच्चे तिमन पता तिमन प्रोफेशन बनान, तिमन घर मतलब रोजी जरिए बनान, तिम टीचर बनान, अड़ प्रोफेसर तड़ एमिनेंट स्कॉलर तथ मज सन बच्चे 17 बच्चे कशिर बच्चे झारखंड बच्चे डिफरेंट जायन हिंद बच्चे UP मुरादाबाद डिफरेंट जायन हिंद बच्चे मे रिसर्च कर। अगर वो लड़कियन स्कॉलर बन जरूरी क्या तथ मज इग्नोरेंस मिटान, मतलब डॉगमास गलत चीजन बेहतर कि इंसान रोजे एकेडमिक्स या पढ़ने लिखने से rather than फजूल वक्त जाय करनस मज। आजकल दुनिया मज वारिया मटेरियलिज्म, तुझ जानान आजकल मटेरियलिज्म को दौर, तो इंसान वारिया डिस्ट्रैक्ट गसान, सह गसान तम लस्ट, सह वुचान कुन जाय असल पलव, कुन जाय वुचान असल चीज पत तम सह सेटिस्फाई गसान, मतलब हर कह चीज सेटिस्फाई गसान। तम पे वनान ब्याक ब्रांड गि हायर ब्रांड ब्याक ब्रांड, ये कंटिन्यूस सिलसिल हूँ बनान ना यथ मज इंसान मतलब सह पत रावान, तमिस पन पाने रावान ना। तो तम बह समझान मजीद अगर पान एकेडमिक्स मज इंसान इन्वॉल्व सह असल रोजान इन द सेंस कि पढ़नस लिखनस रोजान बे ये सोचान कि सोसाइटी कित वात मैन काइंडस कित वात फायदे, तो सानिस माशरस मज कित गई तब्दीली, पे पान रोल मॉडल बनान बाकियन खतर। ये पान प्रैक्टिस करो तम चीज या मोलिस माजि हिंस खास तौर पे सह मोज बन पे सह मोज बन सह पे प्रैक्टिस कर पन्न बच्चन या फॉर दैट मैटर बस अल्हम्दुलिल्लाह नान तह बन। तो ये मतलब मेन ग्रैंड चिल्ड्रन वन सन नान इथ कन, यह लीगेसी हिश रोजान अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
तो डॉक्टर साहब, इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपकी लैब का रिसर्च फोकस क्या है और लैब का जो स्टैंडर्ड है उसमें जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल हम महज सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे काफी इनोवेशंस हो गई हैं इसमें। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर लैब एंड व्हाट इज द फोकस ऑफ योर लैब राइट नाउ? इस वक्त मेरा फोकस वही है जो कीमोथेरेपी सेफ ड्रग्स बनाना और रेजिस्टेंस और खासतौर पे ये कैंसर स्टेम सेल को टारगेट करने की कोशिश करें। और नए टारगेट हम आरएनए टारगेट के ड्रग्स बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, हमारे पास बहुत नए नए पाइपलाइन में मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी आधे पब्लिश होने वाले हैं और जो आधे हो चुके हैं इसी 22 में। हमारे 17 पर्चे 22 में आए। इस वक्त मेरे 170 पेपर हैं जो रिसर्च के पब्लिश, और सारे जो जर्नल्स हैं वो रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और एल्सवेयर, मतलब सारे इंटरनेशनल, इंडियन जर्नल, ऐसे छोटे मतलब लोकल जर्नल में हमने पर्चा छापा। तो हमारी अच्छी मतलब स्टैंडिंग है रिसर्च में। और हर सवाल फैसिलिटीज का जो आप पूछ रहे हैं, एक तो हमारी लैब की अपनी फैसिलिटीज है, उसमें माइक्रोस्कोपी नहीं है। उसमें पहले तो ये वो मशीनरी है जिसमें हम सिंथेसिस करते हैं, जो हम बना रहे हैं कंपाउंड, उसके लिए भी हमारे पास, जैसे मेरे पास अपना एक मशीन है जिसको बोलते हैं पैरेलल सिंथेसाइजर। उसके अलावा रोटो वगैरह सारा फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा फिर करेक्टराइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ मेरे अपने हमारे मतलब मैंने प्रोजेक्ट्स रन किए हैं जिसमें CSIR, DBT, खासतौर पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मुझे सपोर्ट किया है बहुत। तो उन्होंने एक बार 54 लाख का प्रोजेक्ट दिया था, एक बार 1 करोड़ कुछ का था, हमारे ग्रुप को मिला था। तो हमारे पास बहुत फंडिंग थी, तो उससे हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे हैं जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में एक फिक्स प्रोग्राम था जिसकी वजह से हमारे पास हर एक इंस्ट्रूमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो करेक्टराइजेशन के लिए मॉलिक्यूल को जांच करने के लिए जरूरत है। और हमारी यूनिवर्सिटी में एक फैसिलिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन, यूसिफ, यूनिवर्सिटी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन सेट, जो पेड सर्विस पूरे इंडिया को दे रहा है। मतलब वहाँ हमारे पास सिंगल एक्सरे क्रिस्टल भी है अपना, वो नया इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा NMR, बाकी सारे कोमेट और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, एक्सेप्ट हम इस वक्त सिर्फ कैंसर एक्टिविटी बाहर से करा रहे हैं, वो एक्ट्रिक से करा रहे हैं हम लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक हमें एक पर्स करके एक प्रोग्राम था, उसमें हमें कुछ फंडिंग मिली थी जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी की लैब बनाई और हमने कैंसर स्टेम सेल्स भी एक्वायर किए। अब थोड़ा सा उसमें एक्सपेंसेस का वो भी स्टार्ट हो गया है। हमारा एक जूनियर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर है जो उसको देख रहा है। तो हमने बहुत फुल फ्लेज्ड बायोलॉजी की भी लैब अपने डिपार्टमेंट में बनाई। तो मैं नहीं समझती हूँ फैसिलिटीज की कमी है, बस मैं समझती हूँ एक ही चीज की कमी है, वो है इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन। जितना जल्दी ये कनेक्शन और फैसिलिटेट और स्मूथ कनेक्शन होगा, उतना जल्दी हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। और मैं समझती हूँ सब केमिस्ट, और ये नहीं हमारा ही स्टेटस है, ये सारे इंस्टीट्यूट, चाहे वो IIT है, ISERS है, उन सब का स्टेटस यही है, यही इसी तरीके से वो भी पब्लिश करें। इसी तरीके हो सकता है 19-20 फर्क हो, उनको ज्यादा एक्सेस हो इंडस्ट्री से, हमारा थोड़ा सा कम। लेकिन ये राब्ता जैसे ही कायम हो जाएगा अच्छा स्मूथ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केमिस्ट एंड साइंटिस्ट विल एग्री ऑन दिस। तो हमें मतलब इस बात पे वो कोई कोई ना इत्तेफाकी नहीं करेगा कि ये जो मैं बात कह रही हूँ, कि बिल्कुल मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ कि अगर ये कनेक्शन इंडस्ट्री और एकेडमिशिया का स्ट्रांग हो गया तो इंशाल्लाह हमें लीड्स मिलेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्रॉनिक डिजीज व्हिच इज वेरी डेडली। डॉक्टर अर्जुमंद साहिबा, आपने अपने नहायत ही बिजी शेड्यूल में अपनी जिंदगी की कहानी और अपनी रिसर्च की कहानी हमारे साथ शेयर की। हम आपके नहायत ही मशकूर हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपकी लैब फिर खबरों में हो और इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे किसी और मौजू पर, किसी और सब्जेक्ट पर। तो आपने इतना टाइम हमको दिया, हम आपके नहायत ही मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोग दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह।